Hello, good morning, students. Vande Mataram. We were already discussed about the parturition and embryonic development. Today we are going to discuss about the parturitions and lactation. We were already discussed the gestation period in between the conceive and last development, embryonic development in the mother womb. In the gestation period, many developmental stages are found in the mother womb, and these stages known as the pregnancy. The pregnancy is supported by many placental hormone. We are already discussed about the hormone of the placenta and supporting to the pregnancy. There are many hormone like HCG hormone, HPL hormone, estrogen hormone, and relaxin hormone. They are secreted by the placenta. Some hormones are secreted only in the pregnancy. That is, first is hormone is HBL hormone. Then second hormone is HCG hormone. Then third hormone is relaxin hormone. They are only found during the pregnancy, but the progesterone hormone and estrogen hormone found in the non-pregnant female also. Today we are going to a very important topic discuss, just like that is known as parturition and lactation. What do you mean about the parturition and what do you mean about the lactation, and what type of supporting hormone for the parturition and lactation? Firstly, we are discuss about the parturition. So firstly we said we are going to in last slide like the gestation period, the embryo, first day of the embryo and the last day of the fetus. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ ये बन रही है ये स्लाइड। तो इस स्लाइड के द्वारा आप यहाँ बताओगे। तो देखिएगा, द फर्स्ट मंथ ऑफ द एम्ब्रियो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि द बेबी है इन द वॉम्ब, इसको 3 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, सेकंड इज एम्ब्रियोनिक स्टेज और थर्ड इज फिटल स्टेज। प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज के रूप में हमने बताया था कि नियर अबाउट 16 to 17 डेज आफ्टर कंसीव है, वो यहाँ प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज है। और सेकंड टाइप ऑफ स्टेज है, ये हम यहाँ पर कहेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो टिल 2 मंथ तक यहाँ पर होगी। और देन या फिटल स्टेज आफ्टर 2 मंथ टू टिल बर्थ है, वो इस स्टेज को हम यहाँ पर कहते हैं फिटल स्टेज। तो फर्स्ट मंथ ऑफ द बेबी है वो इस टाइप से आपके पास में दिखाई देगा, जिसमें यहाँ प्लेसेंटा बन गया है और यहाँ पर आप देखोगे कि एक एम्ब्रियो बन रहा है। इसकी सराउंडिंग जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर यहाँ फ्लूइड फिल है, जिस फ्लूइड को हम कहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे। देन सेकंड मंथ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है। फर्स्ट मंथ में मैंने कहा कि यहाँ पर इसके अंदर हार्ट डेवलप हो जाता है। आप यहाँ पर हियरिंग कर सकते हैं स्टेथोस्कोप के द्वारा। किसकी हियरिंग कर सकते हैं? एक हार्ट की, बेबी हार्ट की जो साउंड है उसकी हियरिंग कर सकते हैं। एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ है वो आपसे कहेगी फर्स्ट स्ट्रक्चर जो डेवलप हो रही है, जो साइन है यहाँ की एक बेबी वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है यूट्रस के अंदर, जो अपने स्टेथोस्कोप के द्वारा इस साउंड को हियरिंग कर सकते हैं। देन सेकंड मंथ है, यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर और इसके अंदर चेंजेस देखते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की कोई लिम्ब नहीं है। यहाँ पर लिम्ब प्रेजेंट है, यहाँ पर लिम्ब प्रेजेंट है, यहाँ तो लिम्ब का डेवलपमेंट होगा। और साथ में देखिए डिजिटेशन भी यहाँ पर हो रहा है, अंगुलियां जो बननी शुरू हो जाती है यहाँ कब एंड ऑफ द सेकंड मंथ। तो ये चेंजेस आ गए यहाँ पर देखिएगा आप आई का यहाँ पर आई स्पॉट बना है, बट यहाँ पर थोड़ी आई और डेवलप हो गई। देन यहाँ एक सिंगल आई यहाँ दिखाई गई है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ एंड ऑफ द 3 मंथ है, वो ऑल स्ट्रक्चर्स ऑल यहाँ पर है, जो बेबी की स्ट्रक्चर्स है, मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स आर डेवलप इन द एंड ऑफ द 3 मंथ। देन अपन कह सकते हैं ये देखिएगा यहाँ पर ये लिम्ब है, ये पूरी डेवलप हो गई है। और एक आप यहाँ हल्के हल्के इस प्रकार के जो हेड पार्ट है यहाँ वो भी यहाँ पर बन जाता है। तो ये एंड ऑफ द 3 मंथ था। यहाँ आप एक और चीज देखिएगा, तो 2 मंथ और 3 मंथ के बीच में जो डिफरेंसेस आता है, इस तक की स्टेज को हम कहेंगे यहाँ एम्ब्रियो कहेंगे यहाँ पर। अब एम्ब्रियो कन्वर्ट इनटू दी फिटस। अब यहां से फिटस स्टार्ट हो गया,
यहाँ पर फिटनेस स्टार्ट हो गया। यहां तक जो इसके अंदर एंडोस्केलेटन बन रहा था वो यहाँ कार्टिलेजिनस था। इसके बाद में कार्टिलेज फर्स्ट जो यहाँ पर बनता है एंडोस्केलेटन जो अपना कंकाल बनता है वो कार्टिलेजिनस होता है, और उसके बाद में यह कन्वर्जन किसके अंदर हो गया, इसके अंदर अंदर की साइड में बोन बननी शुरू हो गई है यहाँ पर। फिर देखिए 4th मंथ में देखिएगा यहाँ पर प्लेसेंटा कंप्लीट बन गया है, ये दिखाई गई है यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई गई है, और ये बेबी एक्यूट बेबी है जो अंदर यूट्रस के अंदर ओम्ब के अंदर यहाँ पर एक बिल्कुल आनंद ले रहा है, सो रहा है। यहाँ पर प्लेसेंटा है पूरा का पूरा ये दिखाया गया है जो यहाँ ट्रांसफर कर रहा है किसको, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर कर रहा है। फिर एंड ऑफ द 5th मंथ की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। 5th मंथ में यहाँ फर्स्ट टाइम मोमेंट इस टाइम करता है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज है ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट मंथ, डिफरेंट डिफरेंट डे, डिफरेंट डिफरेंट वीक। तो हम यहाँ पर देखेंगे 5th मंथ ऑफ द एम्ब्रियो, 5th मंथ ऑफ द बेबी, फिटनेस कह रहे हैं बिल्कुल आराम से कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो यूट्रस के अंदर है उसके अंदर बिल्कुल सो रहा है, नींद ले रहा है। और इसमें यहाँ हेयर डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम में हेयरिंग यहाँ पर देखिए ये भी डेवलपमेंट है, और यहाँ बॉडी हेयर भी डेवलपमेंट हो जाती है जिसे लेनुगो के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ डेवलप होगी। और मूवमेंट फर्स्ट टाइम मूवमेंट इन यूट्रस बाय द बेबी कब होगी, तो यहाँ इससे एंड ऑफ द 5th मंथ है इसमें यहाँ पर होगी। इसके बाद में आप देखिएगा ये यहाँ दिखाई गई है, इससे पैर को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे। एंड ऑफ द 5th मंथ में अपन कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग यहाँ उसने लात मारी है बिल्कुल किसको, इसने पैर को घुमाया है। ये देखिए पैर इसके एक के ऊपर एक पैर रखा, घुमाया घुमाया तो बॉडी के अंदर मूवमेंट हुई है। ये 6 मंथ की स्ट्रक्चर है, ये 7th मंथ की स्ट्रक्चर है। इसमें देखिएगा हेड पार्ट एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बेबी एंड पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द बेबी, लेग जो पोर्शन है इसकी जो डायरेक्शन क्या होता है, द हेड डायरेक्टेड प्रोजेक्टेड टू द थोरेसिक रीजन एंड द टेल और लेग द प्रोजेक्टेड टू द सर्विक्स रीजन ऑफ द फीमेल बॉडी। देन एंड ऑफ द 8th month, in the 9th month, the embryo move into the amniotic fluid in the uterus, then head projected to the cervix part and the leg projected to the abdominal region of the female है। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो यहाँ पर मूव हो जाता है। तो ये जो टाइम होता है इस टाइम को अपन कहते हैं लास्ट टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। इस स्टेज को हम कहेंगे एंड स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये 9 मंथ अपन कह सकते हैं एक बेबी के अंदर जो 9 महीने का टाइम होता है, इस समय तक ये मेनी चेंजेस यहाँ पर होंगे। तो इस बात को मैं देखता हूं कि जो गेस्टेशन पीरियड था इसे आप बहुत अच्छी तरह यहाँ पर इस स्लाइड के द्वारा समझ चुके होंगे। अब इसको मैं आगे बात करूं कि इसके बाद में कौन सी स्टेजेज आएगी। अब बेबी तैयार है फॉर द डिलीवर, बेबी यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट रेडी है कि अब मैं माँ के अंदर नहीं रह सकता, मदर बॉडी के अंदर नहीं रह सकता। देखिए आप मदर बॉडी के अंदर जो बेबी का रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या है, बिल्कुल सेल्फिश रिलेशन है। यहाँ पर ऐसे मैं पैरासाइट वर्ड इसलिए नहीं कहूंगा कि पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट होता है कि रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज, इसलिए पैरासाइट की तरह है बट पैरासाइट नहीं है, सेल्फिश है। ये अपनी लाइफ को बनाने के लिए ये इतना सेल्फिश है कि आप देखिए पहले ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट तक न्यूट्रिएंट इसके पास में था, इसके बाद में अब इसके पास में न्यूट्रिएंट नहीं है तो इसने क्या किया, इम्प्लांटेशन करके मदर से क्या है या प्लेसेंटा बनवा लिया और प्लेसेंटा बना के न्यूट्रिशन ले लग गया। अब जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ हो गई है, वेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट यहाँ इसकी बढ़ रही है। मदर के पास में इतना न्यूट्रिएंट नहीं है या वो मदर इतना न्यूट्रिएंट नहीं दे पा रही और ऑक्सीजन इतना सप्लाई नहीं कर पा रही, तो फिर ये सेल्फिश हो जाता है। अभी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि मैं बाहर जाऊंगा, मैं यहां पर मदर के अंदर नहीं रहूंगा। वो टाइम क्या होता है, 9 मंथ का टाइम होता है। एक नेचर ने इस प्रकार की मैकेनिज्म यहां पर दी है अपने बेबी डेवलपमेंट की। तो हम कह सकते हैं कि बेबी है वो एक सेल्फिश है और वेट बढ़ने लग जाता है। इसका वेट बढ़ने के कारण ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो ज्यादा होती है वो मिलती नहीं है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जो ज्यादा होती है वो मिलती नहीं है, वो नहीं मिलती है। तब क्या है, नेक्स्ट जो स्टेज आएगी डेवलपमेंट की, नेक्स्ट जो एम्ब्रियोलॉजी की स्टेज आएगी, नेक्स्ट जो अपन कह सकते हैं रिप्रोडक्शन की स्टेज आएगी, उस स्टेज को हम पार्चुरेशन कहेंगे, उस स्टेज को हम यहाँ पर प्रसव, हिंदी में इसे प्रसव क्रिया कहेंगे यहाँ। तो ये एक स्टेज बनी। अब यहाँ पर पार्चुरेशन स्टार्ट होता क्यों है, कैसे होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तब देखिएगा हम बात करें। यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर एक पार्चुरेशन की बात कर रहे हैं और दूसरा यहाँ पर लैक्टेशन की बात कर रहे हैं। पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन एक कंप्लीटली न्यूरो
एंडोक्राइन रिएक्शन है, मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन का मीनिंग है यहां पर पार्चुलेशन में जो फीमेल बॉडी है उसकी नर्वस सिस्टम का यहां पर पूरा रोल होता है। मेंटली फीमेल बॉडी है वो पूरी मेंटली प्रिपेयर होनी चाहिए। जहां नर्वस सिस्टम है अपना काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम के रूप में यहां पर हाइपोथैलेमस है, यहां पर वर्क कर रहा है। हाइपोथैलेमस यहां पर रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेंगे और रिलीजिंग हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर यूट्रस के पास जाके और उसे तैयार करेगा कि अब बेबी को एक्सपेल किया जाएगा। इसलिए न्यूरो एंडोक्राइन न्यूरो का फंक्शन कर रहे हैं, एंडोक्राइन फंक्शन के रूप में यहां पर फिर यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है और प्लेसेंटल हार्मोन है वो यहाँ रिलीज होंगे और रिलीज होके यहाँ पर फंक्शन करेंगे। और मेनी हार्मोन्स एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के जो थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर काम करता है, एपिनेफ्रिन यहाँ पर काम करता है जो सपोर्ट कर रहे हैं किसको, पार्चुलेशन को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए हमने कहा कि पार्चुलेशन है जो कंप्लीटली किस टाइप की रिएक्शन है, इट इज ए कंप्लीटली न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब न्यूरो एंडोक्राइन रिएक्शन है, पार्चुलेशन के टाइम में एक रिफ्लेक्स डेवलप होता है। इस रिफ्लेक्स को हम कहेंगे फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। यहां पर ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग पार्चुलेशन a special type of reflex develop in the female body. This is called fetal ejection reflex. इस रिफ्लेक्स का मीनिंग है कि अब बेबी है वो बाहर जाने के लिए तैयार है। अब ये फिटल इजेक्शन जो रिफ्लेक्स डेवलप हो रहा है, ये डेवलप कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है? तो आंसर आएगा यहां पर फुली डेवलप बेबी या मैच्योर बेबी। हम इसे कह सकते हैं इसे मैच्योर बेबी। और इसके साथ में और कौन होता है यहां पर, प्लेसेंटा। यहां ये दो स्ट्रक्चर है, ध्यान रखें, टू स्ट्रक्चर है यहां पर। ये दोनों स्ट्रक्चर मिलकर यहां पर एक रिफ्लेक्स डेवलप करेगी कि अब बेबी को बाहर निकालना है, मदर की बॉडी से बाहर निकालना है, एक्सपेल करना है फ्रॉम द यूट्रस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड पार्चुलेशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्चुलेशन? After gestation period, the last time of the gestation period, some special type of reflex develop in the female body. This is called fetal ejection reflex. The complete reflex dependent on neuroendocrine mechanism. अब यहां ये रिफ्लेक्स डेवलप होगा, then a vigorous contraction develop in the uterine muscles, musculature or myometrium layer. After the vigorous contraction of the uterus, then the fetus or baby expel from the birth canal to the outside of body. This is called baby birth or parsituation. The complete reaction under control the many type of hormones. तो इस घटना को, इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, पार्चुलेशन। द फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स डेवलप बाय द फुली डेवलप बेबी और मैच्योर बेबी एंड प्लेसेंटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर द नीट, फॉर द एम्स, फॉर द चीफ मार्क। अब यहां आपने कहा कि क्यों बेबी बाहर क्यों जाना चाह रहा है, इसका रीजन क्या है, क्या कारण हुआ? तो इसका रीजन है कि बेबी का वेट जो बढ़ता जाता है वो एक रिफ्लेक्स डेवलप करता है। यहां पर एक जो बेबी का भार जो वजन बढ़ता है वो एक रिफ्लेक्स डेवलप कर रहा है और उसके साथ में प्लेसेंटा है वो रिफ्लेक्स डेवलप कर रहा है कि अब मेरे पास में इतनी ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास में इतनी यहां पर जो इस बेबी को रिक्वायरमेंट है उतना न्यूट्रिएंट नहीं है जो मैं बेबी को दे पाऊं। और जब भोजन पूरा नहीं मिलेगा, जब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलेगी तो उस समय बच्चा जो है वो उसमें एक इरिटेट होगा, उसके अंदर प्लेसेंटा के अंदर एक रिफ्लेक्स डेवलप होगा और रिफ्लेक्स वो क्या कहलाएगा कि फिटल कहेगा, फिटस कहेगा मैं बाहर जा रहा हूं, जाना चाहता हूं। इस रिफ्लेक्स को फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। रिफ्लेक्स दैट इज कॉल्ड फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब यह व्हाट प्रोसेस, व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन डेवलप ड्यूरिंग द फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो यहां एक रिएक्शन होगी, हार्मोनल रिएक्शन होगी। क्या रिएक्शन होगी? तो फर्स्ट टाइम आप देखिएगा प्लेसेंटा जो है
placenta. First time the placenta secrete a special type of hormone. This is called CRH, corticotropic releasing hormone. CRH, end of the pregnancy, secreted by the placenta. The high amount of the CRH found in the blood and come into the fetal body. The CRH activate of the pituitary gland of fetus, and pituitary gland secrete ACTH, adrenocorticotropin hormone. The adrenocorticotropin hormone act on the adrenal gland of fetus. Then the adrenal gland release two type of hormone, secrete two type of chemical. First is cortisol and the second is dihydroxyestradiol androgen, DHEA. The adrenal gland of the fetus release the cortisol and DHEA, dihydroxyestradiol androgens. So first reaction is developed by the placenta. This is hormonal reaction. The stimulus developed by the placenta, it is hormonal reaction. What is the reaction? The placenta release of the CRH. The CRH come into the baby and activate of the pituitary gland. Then the baby pituitary gland release of the ACTH, and the ACTH act on the adrenal gland, and adrenal gland secrete. There are two type of hormone. First is the cortisol and the DHEA. DHEA precursors of the estrogen hormone. DHEA, the secret, release, formation and synthesis of high amount of the estrogen. The estrogen level are increased in the placenta. अब आप देखिएगा यहां नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी. नेक्स्ट रिएक्शन में हम आगे चले तो फर्स्ट रिएक्शन आप ये इसको समझ चुके होंगे. यहां अगली रिएक्शन में आप देखोगे एस्ट्रोजन हार्मोन, मेनली हम बात करें यहां कि CRH एक्चुअल में सीक्रेट क्या किया, एस्ट्रोजन आया. अब डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रोजन, हाई अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन. उधर तो उसने एस्ट्राडियोल नहीं, यहां पर बेबी का जो या एड्रिनल ग्लैंड रिलीज कर रही है, उधर से एस्ट्रोजन आ रहा है, एंड इधर से क्या जो प्लेसेंटा है वो हाई अमाउंट ऑफ द एस्ट्रोजन यहां पर रिलीज कर रही है. एस्ट्रोजन जैसे ही रिलीज होगा तो एस्ट्रोजन यहां पर कई फंक्शन करता है. फर्स्ट जो मेन फंक्शन है इसका, ये प्रोजेस्ट्रोन इनहिबिट करेगा. यहां पर फर्स्ट इसका फंक्शन है, यहां पर प्रोजेस्ट्रोन का लेवल अमाउंट है वो कम कर देगा. यहां द डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्ट्रोन इन द ब्लड. फर्स्ट इसका काम यहां पर यह हुआ. एस्ट्रोजन सेकंड काम क्या करता है, सेकंड काम यहां पर करता है. अब देखिएगा यूट्राइन जो है, जो यूट्राइन मसल्स है, यूट्राइन मसल्स कहां होती है, मायोमेट्रियम. ध्यान रखना, यहां पर यूट्रस की कौन सी मसल्स, कौन सी लेयर काम कर रही है, तो मायोमेट्रियम काम कर रही है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड है, वो कौन सी लेयर यहां पर हेल्पफुल थी, तो आंसर होगा एंडोमेट्रियम यहां पर हेल्पफुल थी. फिटस के ग्रोइंग के लिए, फिटस के लिए डेवलपमेंट के लिए वो कौन सी लेयर यहां पर हेल्पफुल थी, तो आपका आंसर आएगा यहां एंडोमेट्रियम यहां पर यूजफुल थी. बट अब क्या है, पार्चुलेशन के समय कौन सी लेयर काम कर रही है, यहां पर मायोमेट्रियम या मसल्स लेयर काम कर रही है. मसल्स लेयर किस प्रकार की मसल्स होती है, यहां पर आप देखोगे स्मूथ मसल्स यहां पर प्रेजेंट है.
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक बात, एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है और ये स्मूथ मसल्स है वो क्या करेगी, इसका डेवलपमेंट है, इसका पार्चुलेशन करवाने में हेल्पफुल होगी। एस्ट्रोजन इसके ऊपर काम करेगा और एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, मायोमेट्रियम और स्मूथ मसल्स के ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, कौन से, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर विल एक्टिवेट, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा यहां पर रिसेप्टर बना देंगे। यहां तो मैं यहां एक डायग्राम के द्वारा बता सकता हूं कि ये जो मायोमेट्रियम है बीच में, ये यहां पर एंडोमेट्रियम दिया, इस मायोमेट्रियम के अंदर क्या है, वेस्कुलर है, अत्यंत रक्तवाहिनियां पाई जाती है। तो यहां ये रिसेप्टर है, ज्यादा से ज्यादा रिसेप्टर है वो यहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे कि जैसे ही ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन बनाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट इसे सीक्रेट करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा ओटी आएंगे और ये ओटी यहां पर आएंगे और ओटी आके कहां बंधित हो जाएंगे, इसके पास में यहां ओटी बंधित हो जाएंगे। यहां ये ओटी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन के मॉलिक्यूल यहां बाइंडिंग हो, इसलिए यहां पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है वो एक्टिवेट करते हैं। कौन कर रहा है, एस्ट्रोजन कर रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट यहां एस्ट्रोजन काम और क्या कर रहा है, कौन सा और काम कर रहा है, तब आप देखिएगा गैप जंक्शन, इसकी मसल्स है, मसल्स के अंदर जो जंक्शन पाए जाते हैं सेल के बीच में, गैप जंक्शन, ये गैप जंक्शन है वो लूज हो जाते हैं, यहां पर लूजली यहां पर ये बाइंडिंग हो गए। तो यहां एस्ट्रोजन गैप जंक्शन को लूज करेगा, जिससे मसल्स क्या हो जाएगी, यहां पर लूज हो जाएगी और डायमीटर ऑफ द यूट्रस ये इंक्रीज हो जाएगा और साथ में डायलेट होनी शुरू हो जाएगी। कौन, सर्विक्स है, और डायलेट शुरू हो जाएगी। सर्विक्स की जो मसल्स है वो भी यहां पर डायलेट हो जाएगी यहां। इसके बाद में तीसरा एक काम और कर रहा है, कौन, एस्ट्रोजन, इट इज एक्ट ऑन द प्लेसेंटा, act on the placenta and stimulate to the secretion of prostaglandins hormone, prostaglandins हार्मोन। तो यह प्लेसेंटा, अब देखिएगा ये कैस्केड प्रोसेस है। यह प्रोस्टाग्लैंडिस हार्मोन विल बी सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा एट द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। द एस्ट्रोजन, more amount of the estrogen secreted by the presence of CRH hormone. अब the level of estrogen higher in the female body, the estrogen is a antagonistic hormone of the progesterone hormone. ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड हमने यहां बताया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है, अर्थात एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। अर्थात आप कह सकते हो कि मायोमेट्रियम के अंदर जो विगर्स कॉन्ट्रैक्शन जो उसका नेचर है, क्योंकि स्मूथ मसल्स है, अनैच्छिक पेशियां, इनवॉलंटरी मसल्स है, उसका नेचर है कॉन्ट्रैक्शन करना, उसे यहां पर इनहिबिट, इस कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने का काम है। इस प्रकार से जो यदि इनहिबिट यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो बेबी मिसक्रेज हो जाएगा पहले ही। तो इसको यहां पर फिक्स करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। इस सबसे पहले आपको यहां पर बेबी एक्सपेल करने के लिए पहले क्या चाहिए, पहले चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन का काम रोका जाए, जिससे कॉन्ट्रैक्शन अपने आप जो शुरू हो रहा है उसको स्टार्ट किया जाए। तो जैसे ही ये काम हो जाएगा तो उसके बाद में एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन अपने आप हल्के माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो गए यहां पर, और लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। फीमेल के अंदर फर्स्ट लेबर पेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद में स्टिमुलस मिलेगा यहां पर हाइपोथैलेमस को, तो वो आदेश देगा ज्यादा से ज्यादा यहां पर रिलीज किया जाए। क्या रिलीज किया जाए, ऑक्सीटोसिन रिलीज किया जाए। यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन अमाउंट, हायर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीटोसिन सीक्रेट इन द ब्लड, ये यहां पर इसके लिए ऑर्डर मिलेगा। तो यहां ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर काम है, यहां इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है, जिससे maximum amount of oxytocin bind with the oxytocin receptor at the myometrium layer। यहां तक बात आपकी समझ में आई है। इसके साथ में इसी समय क्या काम कर रहा है, मसल्स जो है, सर्विक्स मसल्स है, यूट्राइन मसल्स है, उसके अंदर जो गैप जंक्शंस है उसको लूज करता है। इसके बाद में यहां पर प्लेसेंटा जो है उसको और एक्टिवेट करता है और उसे कहेगा प्रोस्टाग्लैंडिस रिलीज किया जाए। प्रोस्टाग्लैंडिस भी क्या होता है, यहां पर
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करता है, उल्टा शो करता है, उल्टा इफेक्ट शो करता है। ये भी कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्पफुल होगा यहां। अब ये सब हार्मोन यहां पर सीक्रेट होंगे, आप देखिएगा। जैसे ही ये हार्मोन सीक्रेट होंगे तो नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर क्या आएगी, अगली रिएक्शन के रूप में यहां क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्शन ही स्टार्ट जैसे ही हो जाएगा तो आप देखिएगा सर्विक्स डायलेट होगी, सर्विक्स क्या हो जाएगी, यहां पर डायलेट हो जाएगी। और यहां जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगी तो सबसे पहले यहां एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा ड्यू टू एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर एट द प्रेजेंस ऑफ वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन वॉल एट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। और जैसी सर्विक्स डायलेट होगी तो बेबी का हेड क्या है, सबसे पहले एक्सपेल होगा आउटसाइड टू द फीमेल बॉडी फ्रॉम दी सर्वाइकल कैनाल और बर्थ कैनाल। तो यहां से जैसे ये बाहर एक्सपेल होगा तो बेबी का हम कह सकते हैं बर्थ यहां पर हो गया। यहां पर आप देखोगे कि फीमेल के अंदर जब बर्थ हो रहा है तो एक ये बहुत ही फास्ट क्रिया होनी चाहिए, बहुत ही जल्दी क्रिया होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ पूरा नर्वस सिस्टम अपना और पूरा हार्मोन सिस्टम उस समय नेचर ने ऐसा कहा है कि एक साथ काम करे। क्योंकि जब एक्सपेल किया जाता है बेबी को उस समय फीमेल में इतना भयंकर पेन होता है, इतना पेन होता है कि माना गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि अपने शरीर में 206 हड्डियां होती है, 206 बोन होती है। और 206 बोन को यदि तोड़ने पर जितना दर्द होता है उतना दर्द एक बेबी को एक्सपेल करने में मदर के अंदर होता है। इसलिए नेचर ये चाहता है, मदर ये चाहती है कि ये प्रोसेस जितनी फास्ट हो उतनी ही क्या है लाइफ है, मदर की लाइफ है और बेबी की लाइफ है वो सर्वाइव करेगी। इसलिए नेचर ने क्या किया, अपने अंदर पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को उस समय एक्टिवेट कर दिया जाता है। और उसके साथ मेनी हार्मोन जिसमें एपिनेफ्रिन हार्मोन है, उस समय एनर्जी देने के लिए यहां पर मदर को मेंटेन रखने के लिए, एनर्जी देने के लिए एपिनेफ्रिन है, थायरोक्सिन है, कोर्टिसोल है। कहीं पर जो उपापचय क्रिया को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को यहाँ पर इंक्रीज करने के लिए, इन सब हार्मोन की हाई अमाउंट ब्लड के अंदर एक साथ हो जाती है। और पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है वो एक साथ होती है, जिससे मदर कम से कम है वो दर्द सहन करे। क्योंकि कहा गया है एक हड्डी भी टूटती है तो कितना दर्द होता है, और उस समय जो मदर के अंदर दर्द होता है वो 2 से 6 हड्डियां यदि टूट जाए एक साथ, और जो पेन होता है बॉडी के अंदर वो पेन मदर अकेली यहां पर सहन करती है। इसीलिए कहते हैं मां का दर्द मां ही जानती है। तो ये हम बात कर रहे हैं पार्चुलेशन की बात है। तो पार्चुलेशन का एंड ऑफ द वे क्या होगा, सर्विक्स है वो डायलेट होगा, और जैसे ही सर्विक्स डायलेट होगा तो यहां पर बेबी है उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। अब इसे कंप्लीट इवेंट को मैं पूरे पार्चुलेशन के इवेंट को हम 3 टाइप में, 3 रूप में इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं डायलेट स्टेज, सेकेंड स्टेज को हम कह सकते हैं एक्सपेल्शन स्टेज, और थर्ड स्टेज को हम यहां पर कह सकते हैं प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज के नाम से यहां पर जानते हैं। 3 स्टेज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं पार्चुलेशन को। डायलेट स्टेज किस स्टेज को कहेंगे, यहां पर एट द प्रेजेंस ऑफ मेनी हार्मोन मैकेनिज्म देन एमनियोटिक मेम्ब्रेन विल बी रैप्चर। जैसे ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाएगी तो यहां पर आप देखोगे कि एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा एंड अदर वेजाइनल सिक्रीशन उस समय हाई अमाउंट में होंगे, जिससे यहां पर सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगी। और कितनी डायलेट हो जाती है, लगभग यहां कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर है वो यहां डायलेट हो जाती है। सर्विक्स की चौड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि यहां पर 10 सेंटीमीटर है वो चौड़ी या डायमीटर है वह बढ़ सकता है। इसीलिए आप देखिए जब बर्थ होता है नेचर ने ऐसा किया कि पहले हेड बाहर निकाला। क्यों निकाला कि बॉडी में उस समय सबसे बड़ा पार्ट होता है वो हेड होता है। यदि हेड सुरक्षित बाहर निकल गया तो पूरी बॉडी है वो बाहर एक्सपेल हो जाएगी। यहां तो सबसे पहले इसलिए हेड को निकाला जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि पहले हेड क्यों आता है, इसीलिए आता है। मान लो हेड नहीं हो
तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यदि बच्चा मूव नहीं करे उस समय, यदि बच्चे का पोस्टीरियर पार्ट पहले बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है तो उस समय थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो डॉक्टर उसमें सजेस्ट करेगा कि जो डिलीवरी है वो सर्जिकल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? यदि हेड अंदर रह गया तो उसके चारों तरफ प्लेसेंटा है वो लपेट दिया जाएगा, यहाँ पर कवरिंग कर लेगा, और हो सकता है यहाँ पर क्या गर्दन है, अपनी जो नेक है वहां पर दबाव लगने के पश्चात बच्चे की डेथ हो जाएगा, तो वो हार्मफुल होता है। इसलिए नेचर ने क्या पहले अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए हेड को बाहर निकाला और तुरंत क्या करे, पहले ब्रीद करना शुरू कर दे। तो इस प्रकार से इस स्टेज को हम कहेंगे डायलेट स्टेज, जिसमें कंप्लीट जो वेजाइनल पाथ है, कंप्लीट जो सर्वाइकल कैनाल है, कंप्लीट जो बर्थ कैनाल है वो डायलेट हो जाती है और हेड को बिल्कुल एक्सपेल कर देती है थ्रू दी म्यूकस, एंड वहां पर लुब्रिकेशन जो बन जाता है उसके कारण ऐसा होता है। जिसे यहां आप देखिएगा जो सर्वाइकल कैनाल है, ये अपने जो यूट्रस का एंड पार्ट था, ये यूट्रस का एंड पार्ट है, और यहां पर यहां वेजाइनल पार्ट है। बेबी का जब हेड यहां पर पास में आएगा तो यहां मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा। यहां पर क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर होते हैं यहाँ, इस रिसेप्टर को हम कहते हैं यहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर के नाम से यहां पर जानते हैं। अब ये रिसेप्टर जैसे यहां प्रेशर डेवलप होगा तो स्ट्रेच रिसेप्टर इस स्टिमुलस को ब्रेन तक ले जाएंगे, हाइपोथैलेमस तक कह सकते हैं, ब्रेन तक ले जाएंगे, और ब्रेन फिर क्या है यहाँ ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा यहाँ क्या, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन यहाँ पर आके यहाँ बाइंड होगा तो यहाँ क्या करेगा, विगर्स कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और साथ में यहाँ जो म्यूकस सेल्स है, यहाँ पर जो लुब्रिकेशन सीक्रेट करने वाली सेल्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपना फ्लूइड सीक्रेशन करने के लिए यहाँ इंडक्शन देगा, स्टिमुलेशन देगा, जिससे ये मेम्ब्रेन है, ये यहाँ जो पार्ट है ये अधिक से अधिक यहाँ पर डायलेट हो जाता है, और उसी समय उसी स्टिमुलस से यहाँ पर इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस ओपन होती है, जो अपना एरिया है वो बढ़ा देती है। इसके कारण है बेबी का हेड जो पार्ट है, ये हेड पार्ट है, यहाँ पर मूव करता है। इस स्टेज को हम कहते हैं डायलेट स्टेज। अब आफ्टर डायलेशन द कंप्लीट वेजाइनल path are dilated and lubricated. Due to lubrication, the complete baby, the head of baby or complete baby easily come out from the female body. This is called expulsion stage. बेबी को बाहर की तरफ एक्सपेल कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्टेज को हम कहेंगे यहाँ पर एक्सपल्सन स्टेज। तो इस बात को भी आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। आगे हम देखें यहाँ पर नेक्स्ट है प्लेसेंटल स्टेज। प्लेसेंटल स्टेज में क्या होता है, बेबी जब का बर्थ हो गया उसके बाद में धीरे धीरे जितना भी जो प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा का विगर्स कॉन्ट्रैक्शन के कारण बाहर धीरे धीरे फ्रेगमेंटेशन के रूप में निकाल दिया जाएगा, और प्लेसेंटा को पूरा निकालने के पश्चात ये जो पार्चुरेशन की स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर प्लेसेंटा जो निकल गया, अब क्या है, फीमेल हो गई, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, और रीअपेयरिंग, रीफॉर्मिंग ऑफ द सेल, प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, फिर हार्मोनल इफेक्ट से वापिस वो साइकिल शुरू हो जाएगा, और लगभग माना जाता है कि 30 to 40 डेज इन बिटवीन है वो वापिस से अपना यूट्रस है वो प्रिपेयर हो जाता है आफ्टर प्रोलिफरेटिव ऑफ द सेल्स और एंडोमेट्रियम। वापिस फीमेल है वो नए बच्चे के लिए कंसीव करने के लिए आफ्टर 40 डेज है वो तैयार हो जाती है, रेडी हो जाती है। तो इस प्रकार के इवेंट, इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर पाई जाती है, इसको हम यहाँ पर कहेंगे पार्चुरेशन। तो इस बात को आप यहाँ समझे होंगे कि पार्चुरेशन क्या है। तो एक स्लाइड के द्वारा हम यहाँ पर बता सकते हैं इस पार्चुरेशन को, यहाँ कि द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, इट इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। द विगर्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉल्ड एक्सपल्शन डिलीवर ऑफ द fetus. दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इज द fetus और चाइल्ड बर्थ कॉल्ड एज द पार्चुरेशन। तो यहां इस घटना को हम इस स्लाइड के द्वारा यहां बता सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड इज द पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, जो हम बता चुके हैं। द सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called the fetal ejection reflex. It is a very important question. Then this trigger release of the oxytocin from the maternal pituitary. So ऑक्सीटोसिन, इसमें मेन हार्मोन क्या हुआ था, ऑक्सीटोसिन है, पूरी की पूरी
डिफरेंट हार्मोनल रिएक्शन है, बट यहाँ पार्चुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, वाइकर्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन है? ये ऑक्सीटोसिन है, इसलिए इसे पार्चुलेशन हार्मोन भी कहते हैं, इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, विच इज सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड विच इज सिंथेसिस बाय द हाइपोथैलेमस। ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पार्चुलेशन हार्मोन कहते हैं। पार्चुलेशन इसी हार्मोन के कारण होता है। इसके साथ में सहयोग कौन करता है? तो आप कहोगे प्रोस्टाग्लैंडिस। प्रोस्टाग्लैंडिस ये हार्मोन भी इसके साथ में सहयोग कर रहा है, किसमें? कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। इसके बाद में हम देखें, oxytocin act on the uterine muscles and cause stronger uterine contraction, which in the turn stimulus and further secretion of the oxytocin is a positive feedback। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनाओ। हाइपोथैलेमस मैं कह रहा हूं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या है? यहां पर हाइपोथैलेमस है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रही है, और ओटी कहां आएगा? यहां पर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम इसके ऊपर एक्ट होगा, और इसके ऊपर एक्ट होगा तो विगस कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब यहां एक चीज और देखिए, विगस कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां पर जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन आएगा तो मदर के यूट्रस से वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ तो ये प्रारंभिक तौर पे, इनिशिएटिंग तौर पे ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे मदर के अंदर पेन शुरू हो जाता है, और ये पेन लंबे समय तक न रहे तो उस समय ज्यादा ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता जाता है। तो यहां से रिफ्लेक्स मिलता है इस मायोमेट्रियम से वापस पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को कि ज्यादा से ज्यादा ओटी है वो रिलीज किया जाए यहां पर, और ओटी रिलीज किया जाए। और ओटी का मीनिंग यहां पर क्या हो गया कि जितना ज्यादा ओटी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतने ही ज्यादा क्या रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग होगी, और उतने माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होगा, इतने विगस कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन और फिर यहां पर विगस कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा विगस कॉन्ट्रैक्शन होगा उतनी यहां पर डिलीवरिंग की क्या है? रिएक्शन फास्ट होगी, और यदि फास्ट होगी तो उतनी क्या है? कम टाइम में डिलीवरी हो पाएगी। यहां डिलीवरी का तो लास्ट टाइम 10 मिनट से लेकर कई घंटे तक हो सकता है, कई आवर्स तक हो सकता है। यहां पर ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा हार्मोन के ऊपर। यहां तो इसलिए यहां पर ऑर्डर दिया जाता है कि अधिक से अधिक ऑक्सीटोसिन आए, तो ऐसे ऑक्सीटोसिन को, हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सीटोसिन है फिर भी कह रहा है और ऑक्सीटोसिन दिया जाए, तो ऐसे रेगुलेशन को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल कहेंगे। और अदर हार्मोन में, कुछ अदर हार्मोन है उसमें यदि अमाउंट ऑफ हार्मोन यहां पर एक्सेस हो जाए तो यहां कहा जाता है, फिर जहां से हार्मोन सीक्रेट होता है वहां कहा जाता है कि अब हमें और आवश्यकता नहीं है हार्मोन की। तो ऐसा कंट्रोल होता है, इसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। तो ये कंट्रोल कौन सा है? पॉजिटिव कंट्रोल होता है। तो बात समझ में आई बेटा जी? नेगेटिव कंट्रोल क्या है, पॉजिटिव कंट्रोल क्या है? नेगेटिव कंट्रोल को हम एक एग्जांपल के द्वारा बता सकते हैं। सपोज आप घर से स्कूल गए, कॉलेज गए, स्कूल में अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जैसे ही पहुंचे तो पापा का फोन आता है, क्या बेटा सुरक्षित पहुंच गए? क्या बेटा आप स्कूल, कोचिंग, कॉलेज सुरक्षित पहुंच गए हो? तो बेटा जी फोन करते हैं वापस से, हाँ पिताजी आप चिंता न करिए। अब उनकी चिंता थी, लगातार वो एक रिफ्लेक्स आ रहा था उसके पास में, वहां से एक ब्लॉक हो गया या ब्रेकेज आ गया कि आप चिंता न करिए, नेगेटिव चल गया। आप अपने ध्यान रखिए, अपना काम का ध्यान रखिए, हम सुरक्षित यहां पर है। यहाँ ऐसे ही कह रहा है कि यहाँ हार्मोन यहां पर यदि ज्यादा हो जाए, मैं गंतव्य स्थान पर अपना काम कर दिया मैंने, तो अब फिर उस अप्रोप्रिएट प्लेस को बोलता है कि अब तुम्हें अपना हार्मोन स्रावित नहीं करना है, तो इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। यदि वो चिंता बढ़ा दी वो बच्चा, वो कहता है कि मैं पहुंच तो गया लेकिन मेरे यहां पर समस्या पैदा हो रही है, पापा जी कहते हैं कि मैं खुद आ रहा हूं, यहां खुद आ रहा हूं, तो आप क्या करोगे? उन्हें पॉजिटिव फीडबैक के लिए आदेश दोगे, तो और यहां पर रिलीज किया जाए ये काम करने के लिए, और यहां पर सीक्रेशन किया जाए, तो ऐसे सीक्रेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन कहेंगे। ऑक्सीटोसिन इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल। और भी है एलएच, सर्ज के समय यहां पर एलएच उस
पर्टिकुलर टाइम है वो LH भी पॉजिटिव फीडबैक शो कर रहा है, नेगेटिव भी कर रहा है, लेकिन ये केवल पॉजिटिव यहां पर करता है। ऐसी लैक्टेशन के समय भी ये पॉजिटिव फीडबैक रेगुलेशन होता है ऑक्सीटोसिन का। तो ये बातें हम यहां समझ सकते हैं इस स्लाइड के द्वारा। देन नेक्स्ट हम बात करें यहाँ द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन कंटिन्यू रिजल्टिंग इन द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। Then this lead to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal called parturition. Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. Then corticotropin release hormone CRH from the placenta. ये बात हम कर चुके हैं। एक्ट एज बायोलॉजिकल क्लॉक दैट कैलकुलेट द टाइमिंग ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द बर्थ। प्रोडक्ट इसका CRH का एक और भी फंक्शन है। ये ब्लड के अंदर इसका हायर अमाउंट मिला तो इसे हम कह सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह हम कह सकते हैं अब क्या होगा, अब प्रसव थोड़ी समय के पार्चुलेशन थोड़े समय में होने वाला है। इट इज लेवल इज हायर इन द प्रीमेच्योर बर्थ तो अबॉर्शन हो जाएगा यहाँ पर। इफ द इट इज लेवल ऑफ लोअर तो बर्थ आफ्टर ड्यू डेट या तो CRH जो हार्मोन है यह हार्मोन का लेवल यदि समय से पहले यहाँ पर रिलीज हो गया तो बेबी है अबॉर्ट हो जाएगा, और यदि यहाँ पर इसका लेवल कम हो जाएगा तो CRH जैसे ही कम मिला बॉडी के अंदर तो ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि अब थोड़ी डिलीवरी है लेट होगी। हाँ, तो इसके ऊपर डिलीवरी का जो इंडक्शन फर्स्ट साइन जो होता है वो CRH पर डिपेंड करता है। तो ये बात मैं जहां तक समझता हूं आप यहां तक समझ में आई आपके। तो अब एक स्लाइड के द्वारा हम यहां पर बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये इवेंट होते हैं। तो यहां पर दिखाया ऑनसेट ऑफ द लेबर यूट्रस, ये एक उस समय जो बेबी है उसका हेड यहाँ पर डाउनवर्ड टू सर्विक्स इस रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। देन मेनी हार्मोनल रिएक्शन होगी तो डायलेट होगा तो हेड आगे यहाँ पर मूवमेंट किया और ये आगे इस प्रकार से मूवमेंट कब करेगा, जब सर्विक्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सर्विक्स ओपन होती हेड क्या है यहाँ पर बाहर की साइड में आएगा एट द प्रेजेंस ऑफ मेनी हार्मोन। देन ये यहाँ पोजीशन होगी आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द वेजाइनल कैनाल और द बर्थ कैनाल। देन द पोजीशन ऑफ द यूट्रस तो इसको हम कहेंगे प्लेसेंटा सेपरेटिंग फ्रॉम द यूट्राइन वॉल। देन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हायर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, द वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन विल बी डेवलप इन द यूट्राइन वॉल। देन द प्लेसेंटा एक्सपेल from the uterus, from the female body after the birth of baby. This is called placental stage. The anterior part of the placenta, it is a umbilical cord. After expel of the baby, the umbilical cord step से umbilical cord है, इसे हम यहाँ पर नोड बना देंगे और नोड बना के इसको बीच में से कट कर देंगे, यहाँ से अलग कर देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, बेबी बर्थ कहते हैं। तो इस स्लाइड के द्वारा हम इसे समझा सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये बात आपके समझ में आई है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ एक स्ट्रक्चर, एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है जिससे अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पूछ लेते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है, अब यदि आप हार्मोनल रिएक्शन को अंडरस्टैंडिंग हो गई आपकी, बहुत अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप पूरी की पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो इससे रिलेटेड जो अप एंड डाउन के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या अप एंड डाउन, ऑक्सीटोसिन लेवल इज हायर इन द बॉडी, CRH इन द लेवल हायर इन द बॉडी, व्हेन द ऑक्सीटोसिन not secretion in the body during the parturition, what will be happen। तो इस टाइप से यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। When the estrogen level is lower in the primary stage of the parturition, तो what will be happen, and when the progesterone level is higher during the parturition, तो what will be happen। तो इस टाइप से यहाँ पर लेवल ऑफ द parturitions के आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आपके इस लेक्चर के द्वारा कंसेप्ट है बहुत अच्छे क्लियर होंगे और आप बहुत सारे अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने में कैपेबल होंगे। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ।